प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कलावती एजुकेशन बेसिक मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में जैकबोर्ड मॉडल सेट 2 का जो विषय गणित है, गणित विषय का सेट 2 प्रश्न क्रमांक 12 से लेके 19 तक हम लोग हल करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है इस सेट को पूरा नहीं कर पाए थे। सारे प्रश्नों को केवल 11 नंबर प्रश्न तक हल किए थे। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 से लेके 19 नंबर तक प्रश्न को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपका बिल्कुल इस तरह से ही प्रश्न आने वाला है। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ से इसको हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। फर्स्ट 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। तो देखिए इन संख्याओं का हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए ये 12 नंबर प्रश्न है हमारा। सबसे पहले करेंगे क्या हम कि जो हमें आंकड़ा जो बारंबारता दिया है उसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। आरोही क्रम में सजाने पर। तो आंकड़ा देखिए आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या तक हमें जाना है। यानी जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसे पहले लिखेंगे और सबसे जो बड़ा रहेगा उसको अंत में। तो देखेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 है। जिसमें से जो छोटा है उसी के अनुसार हम लोग लिखते चलेंगे। जिसमें सबसे छोटा है 144, उसके बाद है 145, फिर है 147, 148, 149 और फिर है हमारा 150, 155, 160, 149 के बाद 150, 155 और 160। तो देखिए टोटल हमें गिनना है कितनी संख्या है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर से देखते हैं, शायद कहीं छूट गया कोई संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई संख्या छूट रहा है शायद। 155, 152। देखिए एक संख्या छूट रहा था यहाँ पर। 150 के बाद जो संख्या होगा वो होगा यहाँ पर 152। अब टोटल जो संख्या हो जाएगा हमारा वो 9 है, यानी 9 संख्या है। जिसका माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि माध्यक का सूत्र होता है, यदि आपका परीक्षण सम रहे तो उसके लिए अलग सूत्र होता है और विषम रहे तो अलग। तो विषम के लिए सूत्र होता है n+1/2। तो देखिएगा यहाँ n का मतलब ये हुआ कि कुल संख्या कितनी बार है। तो टोटल संख्या हमारे पास 9 है, प्लस का 1 बटे का 2 बराबर। आप देखेंगे 9 में जोड़िएगा तो 10 और 10 में 2 से भाग दीजिएगा, कितना बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग कट जाएगा, 5 बार में। अब जो 5वां पद होगा हमारा, 5वां पद वही हमारा हो जाएगा माध्यक। तो 5वां पद देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर जो संख्या रहेगा वही हो जाएगा माध्यक और हमारा माध्यक आ गया 149। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर।
अब देखिए इसका 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या कहा गया है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएँ प्राप्त होती है। दो चित 105 बार, एक चित 275 बार, कोई भी चित नहीं 120 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। यानी सिंपल है, टोटल हमें सबका प्रायिकता ज्ञात करना है तीनों संख्या का। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रश्न क्रमांक 13 हमारा लिख लेते हैं। कुल सिक्कों की संख्या या फिर कुल परिणाम। दो सिक्कों को टोटल कितना बार उछाला गया है, 500 बार, जिसमें दो चित कितना बार आया है, 105 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो चित बराबर 105, फिर एक चित, ये आपका आया है कितना बार, 275 बार, और कोई भी चित नहीं 120 बार। ये आया है 120 बार। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए एक नंबर में सबसे पहले लिखेंगे प्रायिकता। लिखेंगे दो चित आने की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या। तो आप देखेंगे दो चित कितना बार आया है, दो चित आपका 105 बार आया है, और कुल सिक्कों की संख्या 500 है। तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 से 5 का 5, 0 का 0, यानी यहाँ पर आपका आ गया 21 बटे 100, और 100 से आप 21 में भाग देंगे। देखिए दो जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 0.21। ये हो गया फर्स्ट प्रायिकता का आंसर। अब सेकंड में देखिए क्या कहा गया था, एक चित, तो इसका भी प्रायिकता निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, दो चित कितना बार आया है, एक चित 275 बार। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 275, और कुल सिक्कों की जो संख्या वो कितना है, 500 है। तो 5 से कटेगा 5 है 25, बच गया 2 5 हैं 25, और 5 से 5 का 5, 112 है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि 55 बटे 100। देखिए 2 को 0 है, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 0.55। ये दूसरे का प्रायिकता हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा प्रायिकता हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमें लिख लेना है प्रायिकता बराबर कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता बटे कुल सिक्कों की संख्या। तो कोई भी चित ऐसा नहीं है जो कि कितना बार आया है, 120 बार। कुल जो है सिक्कों की संख्या 500 है। तो 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, अब 5 से 100 बार में, यानी 24 बटा 100। 2 को 0 है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे हम, यहाँ जाएगा 0.24। ये हो जाएगा हमारा प्रायिकता तीनों का आंसर। अब देखिए इसका 14वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का अतिरिक्त चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए। देखिए एक तरफ दिया परिवार में लड़कों की संख्या और दूसरी तरफ दिया परिवारों की संख्या। तो देखिए 2 लड़के वाले ऐसे 135 परिवार हैं, एक लड़का वाले 675 परिवार हैं, और ऐसा कोई भी ऐसा इस तरह 190 परिवार है जिसके पास कोई भी लड़का
नहीं है। तो इन तीनों का हमें प्रायिकता निकालना है, बिल्कुल उसी तरह से निकलेगा। तो आइए इसे भी बिल्कुल आसानी से हल करते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न को यहाँ लिखेगा हम कुल परिवारों की संख्या बराबर 1000 है। और दो लड़कों वाले जो परिवार की संख्या है वो 135 है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे दो लड़के वाले परिवारों की संख्या बटे कुल लड़कों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। देखिए दो लड़के वाले परिवार कितना थे, 135, और टोटल परिवार कितना था, 1000। तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 वो जीरो है, 3 दशमलव के बाद हम दशमलव लगा देंगे, पॉइंट आने के यहाँ हो जाएगा 0.135। अब देखिए ये 1 नंबर का प्रश्न हल हुआ। अब जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें कहा गया है एक लड़की हो, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, एक लड़का हो, तो एक लड़का वाले परिवार की जो संख्या है वो 675 है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक लड़के वाले परिवार की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो एक लड़का वाला टोटल 675 है परिवार है, और टोटल परिवार है 1000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए 3 को जीरो है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 0.675। अब देखिए तीसरा जो है वो ये है कि कोई लड़का ना हो। तो कोई लड़का ना हो ऐसा कितना परिवार है जिसमें कि कोई भी लड़का नहीं है। तो इसका प्रायिकता डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। प्रायिकता कैसे, देखिए कोई भी परिवार वाले मतलब ऐसे लड़के हैं, ऐसे परिवार है जिसमें कोई भी लड़का नहीं है, तो उस तरह का टोटल 190 परिवार है, और कुल परिवारों की संख्या 1000 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 जीरो है यानी क्या हो जाएगा 0.19, और यही हो जाएगा हमारा 14 नंबर का आंसर। अब देखिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ से आपका जो स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, ये सारे प्रश्न का जो मान होगा, निर्धारित अंक होगा वो 5 नंबर होगा। तो इन प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए क्या कहता है, कहते सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से कहा गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे भी हम लोग बिल्कुल आसानी से एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए क्या है इस प्रश्न में, एक बार फिर से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और आप मेरे साथ साथ समझने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है हम बिल्कुल ही उसी तरह से प्रश्न को हल करेंगे। देखिए 15 नंबर कहा गया सिद्ध करें कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे हम, ये बी सी, एक भुजा के कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, ये हमारा ये भी एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु में यानी कि बीच का बिंदु जो बीचों बीच में होता है,
मध्य बिंदु से दूसरी भुजा, ये जो हमारा दूसरी भुजा है, भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसके समांतर देखो इस BC जो है इसके समांतर जो एक रेखा खींची गई है, इसका बात कर रहा है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा को जो है यानी ये वाला जो हिस्सा है कहते हैं कि इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ होता है कि समान दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो देखिए यानी कि AF बराबर CF, ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों समद्विभाजित करता है या नहीं करता है। तो आइए इसको हल करते हैं और बारीकी से समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए जो प्रश्न हमें दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, देखिए ये हमारा 15 नंबर प्रश्न है और सेक्शन C का है। तो जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। लिख लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। AB के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या हमारा, यहाँ देखेंगे आप फिगर में E है, E तथा जो हमारा यह है BC तथा BC के समांतर खींची गई रेखा जो है L, यहाँ देखेंगे आप L। तीसरी जो भुजा है हमारा तीसरी भुजा हमारा क्या है AC। तीसरी भुजा AC को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, देखेंगे आप ये हमारा तीसरा भुजा ये सिर यहाँ पर कट कहाँ पर है F। करती है। हमें सिद्ध क्या करना है ये देखेंगे। करना है हमें AF बराबर CF, AF बराबर CF। यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे ये AF बराबर CF। इसके लिए हमने एक रचना किया था, और क्या रचना किए थे इसको लिख देते हैं। AB समांतर CM खींचे थे, देखिए ये 20 के समांतर क्या खींचे थे CM। खींचे। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रूफ कि क्या हमें प्रूफ करना है। देखेंगे अब यहाँ पर जो हमारा AE होगा, जितना AE होगा उतना ही BE होगा या फिर EB होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का काम ही होता है कि बराबर क्षेत्रफल में से बांट देना, भुजा को दो भाग में बांट देना। तो यहाँ लिखेंगे हम ये E बराबर हो जाएगा BE, AE बराबर क्या आ जाएगा BE, और ये भी समांतर CM। अब थोड़ा सा अगर गौर करेंगे यहाँ पर आप, तो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा BCD और E। ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि BCDE एक
समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज हम लोग क्या जानते हैं कि जो है हमारा आमने सामने का जो भुजा है वो आपस में बराबर होता है। तो देखेंगे बी का सम बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। बी का समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। बी ई के बराबर हो जाएगा सी डी। और ये ई इसके भी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वाक्षम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए ई एफ और सी डी एफ, इन दोनों त्रिभुज को हम लोग को क्या करना है, सर्वाक्षम सिद्ध करना है। तो हमें ऑटोमेटिकली ये अगर सर्वाक्षम सिद्ध हो गया तो ये पार्ट हमें सिद्ध हो जाएगा, यानी कि बराबर पता चल जाएगा कि समद्विभाजित करता है या नहीं करता है। तो देखिए लिख लेते हैं, त्रिभुज ये ई एफ तथा सी डी एफ में, तथा त्रिभुज सी डी एफ में। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो कोण बनेगा आपका, यहाँ पर एकांतर कोण बनेगा। देखिएगा यहाँ पर जितना कोण बनेगा यहाँ पर, उतना ही कोण बनेगा यहाँ पर, और जितना कोण इस ये के पास बनेगा उतना ही कोण सी के पास बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 और यहाँ पर कोण 2। यहाँ लिख सकते हैं हम कोण 3 और यहाँ पर कोण 4। ये कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर कोण। तो देखिए हम लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। और देखेंगे कि ए ई बराबर सी डी, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, ए ई बराबर सी डी। अब इन सब का रीजन लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसका भी रीजन वही हो जाएगा, एकांतर कोण। और ये हमें प्रश्न में दिया है। तो कोई भी त्रिभुज को सर्वाक्षम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें मिल चुका है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ये ई एफ सर्वाक्षम है त्रिभुज सी डी एफ। कौन सा नियम से, देखिए एंगल साइड के नियम से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल नियम से। अब देखिए क्या करना है हमें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, या तो फिर मेरे साथ साथ नोट करिए। तो देखेंगे आप कि ये दोनों अगर त्रिभुज सर्वाक्षम है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ए एफ होगा उतना ही सी एफ होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ए एफ बराबर सी एफ, अतः क्या है, समद्विभाजित करता है। और यही हमें प्रूफ करना था। आइए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए उसका जो 16 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, कहा गया कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी है। तो देखिए आपको यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं, अब इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा गया कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमने एक समलंब बना लिया ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी से, देखिए ये बी समांतर क्या है, डी और सी। के विकर्ण ये सी, का विकर्ण ये सी, और बी डी परस्पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ये वो डी, देखिए ये कहाँ पर दिख रहा है, एरिया ऑफ ये वो डी, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। और एक है एरिया ऑफ बी ओ सी, तो एरिया ऑफ कहाँ है, बी वो सी, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आता है क्या, क्षेत्रफल में बराबर है। तो ये बराबर है या नहीं है, या फिर कैसे है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं।
देखिए जो दिया गया है हमें, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये 16 नंबर प्रश्न है। दिया है क्या, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। लिख लेते हैं ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर क्या है, डी सी। इसका जो विकर्ण है ये सी और बी डी परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें ये भी समांतर डी सी है तथा विकर्ण ए सी और बी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी। अब यहाँ से हम प्रूफ लिख देते हैं, एक प्रमाण कि जो हमारा ये समलंब है, यहाँ पे देखेंगे कि आप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी और जो है हमारा दूसरा त्रिभुज वो है ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी में जो आधार है हमारा वो क्या है, बराबर है, समान है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसलिए हमारा जितना एरिया ए बी डी होगा उतना ही हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ ए बी डी देखेंगे यहाँ पर आप, ए बी डी उतना हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, यानी ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर करेंगे कि हमें निकालना क्या, हमें जो मान निकालना है वो है ये वो डी। तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम ए बी डी में ये वो बी को घटा दें, देखेंगे आप यहाँ पर ये बी डी में ये वो बी को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वो डी। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं हम कि एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी, इसमें घटा दे रहे हैं एरिया ऑफ ए वो बी बराबर दूसरा जो हमारा एरिया है, यहाँ पर देखेंगे आप ए बी सी, ये बी सी, इसमें हमें क्या चाहिए, बी वो सी। इसमें से अगर हम ए वो बी हटा दें तो हमें केवल बन जाएगा बी वो सी। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह करते हैं हम कि एरिया ऑफ ए बी सी, इसमें से घटा देंगे ये वो बी को, तो हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी। और यही हमें प्रूफ भी करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।